हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं। अगर आप नीट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके भी एग्जाम्स धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा ये चैप्टर जो है हमारी बायोलॉजी के एक ऐसी ब्रांच से रिलेट करता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है, जिसमें नई नई रिसर्चेस आए दिन आती ही रहती हैं। ठीक है, आप जाके रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जेनेटिक्स में बहुत सारी रिसर्च आती रहती है डीएनए बेस्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, ये चैप्टर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि जो मेरा न्यूक्लिक एसिड है, जिसकी स्टडी के अनुसार हमने पूरी एक साइंस की ब्रांच बना डाली, जिसको हमने जेनेटिक्स कह दिया। ठीक है, वो एक्चुअली बना कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड से कैसे दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनता है, एक डीएनए से कैसे डीएनए बनता है, एक डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे टॉपिक्स अभी तक कवर कर रखे हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा है बेटा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उस केमिकली कैसा बना होता है। फिर हमने देखा था कि दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड के पीछे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक चेन कैसे बनती है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर रखी हैं। अगर आपने वो क्लास देखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी तो बेटा प्लीज़ वो क्लास पहले रेफर कर लीजिए, फिर आप यहाँ देखिए। ठीक है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम लोग सीखेंगे पिछले क्लास का कुछ रिकैप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। देखो, रिवीजन करने का उद्देश्य ये है ताकि आप पिछली क्लास से इस क्लास को रिलेट कर पाओ बेटा। न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? सर डीएनए एंड आरएनए का होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए ही क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है सर, तो ये न्यूक्लिक एसिड किसका बना होगा? ये बना होगा सर न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है बेटा, तो सर ये न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए और आरएनए होता है, और आप कह रहे हो कि डीएनए और आरएनए अगर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड अगर न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो जाहिर सी बात है फिर ये डीएनए और आरएनए भी किसके बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को देखोगे और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को देखोगे तो उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आएगा वो इधर देखो। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेटा? देख, एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होगी। शुगर कैसे है बेटा? 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन की शुगर को सर क्या कहते हैं बेटा? पेंटोज कहते हैं। ठीक है, अगर ये 5 कार्बन की शुगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की है, तब इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोन इन द केस ऑफ डीएनए। अगर ये शुगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की है, तब इस 5 कार्बन की शुगर को हम कहते हैं बेटा कौन से शुगर? राइबोज शुगर। ठीक है सर, किस में होती है? आरएनए में होती है। हाँ बेटा, फिर सर इस शुगर से और क्या क्या लगा होता है? इस शुगर के पहले कार्बन से एक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजीनस बेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? नाइट्रोजीनस बेस लगे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस लगे होते हैं। और ये नाइट्रोजीनस बेस कौन कौन से होते हैं? अगर ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो इसमें नाइट्रोजीनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर ये नाइट्रोजीनस बेस बात करते हैं डीएनए की, तो उसमें एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन और थायमिन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड किसका? आरएनए का, तो उसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं? आरएनए के नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है बेटा, थायमिन नहीं होता। ठीक है, ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, इन सबके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। प्लीज़ आप उन क्लासेस को रिफ़र कर लीजिए, फिर आप ये क्लास देखिए। ठीक है सर, फिर चलते हैं बेटा। इसमें क्या होता है? इसके 5th कार्बन पर एक बॉन्ड के थ्रू क्या जुड़ा होता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है ये कि ये जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में एक बॉन्ड मौजूद है, इस बॉन्ड का क्या नाम है बेटा? इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। हाँ सर, ठीक है बेटा। ये जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है सर, ये फॉस्फेट्स के बीच में जो बॉन्ड हैं, इनको आप क्या कहते हैं बेटा? इनको आप एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हो। क्या कहते हो? एनहाइड्राइड बॉन्ड्स कहते हो। ठीक है सर, यहाँ तक की बातें हमने पढ़ रखी हैं। हाँ सर, ठीक है। फिर हमने देखा था बेटा न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना हो गया? शुगर का, फॉस्फेट का और नाइट्रोजनस बेसिस का।
ठीक है। फिर हमने देखा कि डीएनए में क्या होता है ना कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक चेन बना डालते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां और ये आठवां, ऐसे करते हुए बहुत सारे लगे होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स की जो एक चेन बन रही है ना बेटा, इस चेन को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या कहते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। ठीक है सर। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के हैं, किसके हैं बेटा? आरएनए के हैं। अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के हैं तो ये सिंगल चेन ही क्या कहलाएगी बेटा? आरएनए कहलाएगी। यानी आरएनए कैसा बना होता है बेटा? सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। हाँ सर, ठीक है। फिर बेटा ये अगर ये एंड ये शुगर पर पाँचवें कार्बन पर फॉस्फेट फ्री है तो इस साइड में थर्ड कार्बन पर क्या फ्री होता है? OH फ्री होता है। इस पर फॉस्फेट फ्री होते हैं, इस पर क्या फ्री होता है? OH। तो इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? 5 प्राइम। इस साइड को हम क्या कहेंगे? 3 प्राइम। ठीक है सर। अगर ये चेन आपस में एंटी पैरेलल हो जाए, ये कुछ ऐसे, ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं बेटा? इसमें बनाते हैं हम एंटी पैरेलल चेन। ठीक, एंटी पैरेलल चेन का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल चेन का मतलब ये है बेटा कि अगर ये वाला हिस्सा 5 प्राइम था तो इस चेन का ये वाला हिस्सा 3 प्राइम रहा होगा। तो इसके सामने ये वाली जो चेन है ना, इसका 3 प्राइम सामने होगा और इसका क्या होगा बेटा? 5 प्राइम। देखो एक चेन दोनों एक दूसरे के उल्टी हैं। हाँ सर है। इस पर भी क्या लगे होंगे? ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे। ठीक, ऐसे। ये एक चेन के न्यूक्लियोटाइड है और ये बेटा दूसरी चेन के न्यूक्लियोटाइड है। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ऐसे क्या करते हैं बेटा? जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब देख बेटा, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड था, इधर भी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इन दोनों को जब साथ में बोलेंगे ना तो इसको हम बोलेंगे बेटा बेस पेयर। क्या बोलेंगे? बेस पेयर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये कितने का बना हुआ है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। कितने का बना है बेटा? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। ठीक है सर। और ये कैसे हैं बेटा? एंटी पैरेलल है। कैसी हैं? एंटी पैरेलल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। तो डीएनए जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है जो एंटी पैरेलल होती हैं। आरएनए क्या होता है बेटा? सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ठीक है, वो आरएनए डबल का बना होगा और जो एंटी पैरेलल होंगी वो क्या है बेटा? आपका डीएनए। हाँ सर, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखो होता क्या है कि डीएनए में मान लो एक न्यूक्लियोटाइड चेन है ये, और ये क्या है? दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है। मैंने कहा कि दोनों एंटी पैरेलल होती हैं। अगर ये 5 प्राइम एंड है बेटा तो ये क्या होगा? 3 प्राइम। ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा बेटा? 5 प्राइम होगा। इसमें क्या लगे हैं सर? इसमें न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। ये क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड हो गए ऐसे। इस वाले में भी क्या लगे हैं बेटा? इसमें भी न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। यहाँ पर अगर एडेनिन आता है तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस आएगा थाइमिन। यहाँ पर अगर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन होगा। यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन होगा। यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन होगा। यहाँ पर थाइमिन रख लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? एडेनिन आएगा। अब ए और टी के बीच में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। कभी आप डबल बॉन्ड ना कह देना इसको। यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जी के बीच में बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ए और टी है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। इसका एक न्यूक्लियोटाइड और इसका एक न्यूक्लियोटाइड दोनों मिलकर ना यहाँ पर बनाते हैं एक बेस पेयर। क्या बनाते हैं? एक बेस पेयर। ठीक, बीपी का मतलब हो गया यहाँ पर बेस पेयर। ठीक, एक बेस पेयर बराबर कितने न्यूक्लियोटाइड? तो सर 2 न्यूक्लियोटाइड। बात को समझना बेटा, कितने न्यूक्लियोटाइड? 2 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर। हाँ ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 100 बेस पेयर हैं बेटा, कितने बेस पेयर हैं? 100 बेस पेयर हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितने हैं बेटा? 200 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, 200 क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड है। ये सारी बातें आप समझते रहिए।
ठीक है, यहाँ तक की बातें हमने पहले कर रखी हैं, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीख रखा है। अब थोड़ा सा इस चेन को मैं बना देता हूँ, इस चेन को बना देता हूँ और एक्चुअली में देख लीजिए कि डीएनए में पेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ बेटा, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर बनाते हैं, देखो इस न्यूक्लियोटाइड को बनाता हूँ मैं, तो इसकी शुगर ये हो गई। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड की, और फिर इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन है, वो अंदर की तरफ है। ठीक है सर, इस पर क्या फ्री है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं 5th कार्बन पर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 5 एंड है। फिर नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक फॉस्फेट लगा होता है ऐसे। ठीक है, ये फॉस्फेट नीचे की इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर से जुड़ा होगा। ठीक है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर से। इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर बेटा टी लगा हुआ है। ठीक है सर, फिर ये शुगर नीचे की तरफ एक और फॉस्फेट से ऐसे ऐड होती है, फिर इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर इससे ऐड होती है, और इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर पर क्या लगा हुआ है बेटा, सी लगा हुआ है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच में भी क्या होगा, एक फॉस्फेट होगा। फिर इस न्यूक्लियोटाइड का शुगर यहाँ पर है, इस पर क्या लगा हुआ है बेटा, इस पर जी लगा हुआ है। यानी 2 न्यूक्लियोटाइड की शुगर्स के बीच में एक फॉस्फेट आता है, या फिर 2 फॉस्फेट्स के बीच में क्या आती है, एक शुगर आती है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ पर एक फॉस्फेट आएगा, एक एस्टर बॉन्ड इसके साथ, एक एस्टर बॉन्ड इसके साथ, यानी कितने एस्टर बॉन्ड है बेटा, 2। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक एस्टर बॉन्ड इधर है, एक एस्टर बॉन्ड इधर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ गया बेटा जी। यस के नीचे, शुगर के नीचे एक और फॉस्फेट होगा जो इस न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ा होगा। इस पर क्या जुड़ा है बेटा, इस पर जुड़ा है टी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये वाली लाइन जो है ना, ये इस वाली लाइन में, अच्छा इस शुगर पर 3rd कार्बन पर क्या फ्री होता है, OH फ्री है बेटा। क्या फ्री है, OH फ्री है। तो इसको 5 प्राइम कह दिया, इसको 3 प्राइम कह दिया। देखो ठीक है, अब ये वाली चेन जो है ना, जो मैं इधर बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ वाली जो चेन है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ बेटा मैं। हाँ ठीक है, यहाँ की इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर को मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, ये शुगर का 5th कार्बन यहाँ पर है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट। तो इसका 3rd कार्बन कहाँ होगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या फ्री है, OH फ्री है। तो 3 प्राइम पर OH क्या है, फ्री है। 5th कार्बन पर ये फॉस्फेट लगा है। ठीक है, ये फॉस्फेट इस वाली न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ा हुआ है नीचे। ठीक है, पहली वाले शुगर पर क्या है, यहाँ पर बेटा टी है, ये टी है। इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर ये है, इस पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, अंदर की ओर, अंदर की ओर इस पर ए है। इससे फिर से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इससे जुड़ा हुआ है आपका फॉस्फेट। ठीक है, फिर ये नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसकी शुगर है, ये शुगर इस न्यूक्लियोटाइड की है। इसके 3rd कार्बन पर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन पर एक और फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है बेटा, देख थोड़ा सा इसको ऊपर बनाता हूँ ऐसे। यहाँ पर एक शुगर है इस वाले न्यूक्लियोटाइड की, इस पर सी है, तो इस पर क्या होगा बेटा, जी लगा होगा। ठीक है सर, फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक फॉस्फेट होगा। फिर यहाँ पर क्या होगी, एक शुगर होगी इस न्यूक्लियोटाइड की शुगर। यहाँ पर क्या लगा होगा बेटा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी लगा होगा। फिर नीचे क्या होगी, नीचे यहाँ पर फिर से एक फॉस्फेट होगा। फिर क्या है बेटा, यहाँ पर फिर से एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी इसकी भी शुगर यहाँ पर होगी। इस पर क्या लगा होगा बेटा, यहाँ पर लगा होगा ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3rd कार्बन पर तो ये अटैच हो रहा है, 5th कार्बन पर इसके क्या फ्री होंगे, ऐसे फॉस्फेट फ्री होंगे, क्योंकि ये उल्टा मैं बना रहा हूँ। ये ऐसा था, मैंने इसको पलट दिया है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। अब देख बेटा, ये 3 प्राइम एंड है, ये वाला नीचे वाला क्या है, 5 प्राइम, क्योंकि इस पर फॉस्फेट फ्री है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने क्या कहा कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, कभी आप बेटा इसको डबल बॉन्ड ना लिखना, क्योंकि डबल बॉन्ड बहुत अलग चीज़ होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस हैं। ठीक है, और आपके जो डबल बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ऐसे बनते हैं। ठीक, तो आप छोड़िए इसको। आप यहाँ पर देखिए ए और टी है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सी और जी है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी और जी है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें टी और ए है, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कुछ इस तरीके की बेटा चेन बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो पिछली क्लास में सीखा था ना, अभी तो केवल उसी की बात की है बेटा। यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? यहाँ तक अगर क्लियर बात है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ डीएनए की ओर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा इसको रफ करते हैं यहाँ। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पर। पिछली क्लास का रिकैप कर दिया, अब टॉपिक को बेटा आप लिंक कर पा रहे होगे। लिंक कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिंक कर पा रहे हो बेटा तो प्लीज़ आप लास्ट क्लासेस के वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आज की टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, पहली बात तो डीएनए क्या है बेटा? डीएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बेटा हम लोग पहले, हमको डीएनए को समझने से पहले न्यूक्लिक एसिड को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कैसे बना होता है। डिस्कवरी जब हुई तो टाइम था बेटा 1869 के आसपास का। एक मिनट बेटा जरा चेक करना तो बराबर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक, टाइम था बेटा 1869 का। एक आदमी था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम था। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड पस सेल्स। उसने क्या किया? पस सेल्स को देखा। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे आज है ना बेटा कि किसी का भी ब्लड निकालना बहुत इजी है, पैथोलॉजी में जाता है आदमी ब्लड निकलवा लेता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन उस टाइम पर ये सारे काम बहुत इजी नहीं थे। ठीक है, तो आपको ख़राब सेल्स लेनी पड़ती थी। जैसे किसी को मान लीजिए कहीं कट उठ गया, ठीक है, तो वहाँ पर आप बैंडेड लगा देते हो। जब बैंडेड निकालते हो तो उसमें कुछ सेल्स आ जाती होंगी, अगर वो जहाँ पे चोट लगी अगर वो पक वगैरह जाता है, वहाँ पर पस वगैरह बन जाता है तो सेल्स होंगी। उन सेल्स के अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बेटा, इन पस सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस, इस पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से एक एसिडिक मटेरियल निकाला था। क्या निकाला था? एक एसिडिक मटेरियल निकाला था जिसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, फिर बहुत टाइम बीता, अप्रॉक्सीमेटली 84 ईयर आफ्टर। ठीक, देखो कितना लंबा टाइम बीत गया बेटा, कितना लंबा टाइम बीत गया, लगभग 84 ईयर के बाद 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, जो आज हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो कब आया था बेटा? 1953 में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के। इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के सामने डीएनए का स्ट्रक्चर 84 ईयर बाद आया। बेटा ऐसा क्यों हुआ कि इतना सारा टाइम लग गया? ठीक, कुछ तो रीज़न रहेंगे। तो वाई सो लेट, हमारा क्वेश्चन है वाई सो लेट। ठीक, तो इसके बेटा कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो पहली बात क्या लिखोगे? डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, यानी उस समय तक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे। सेकंड क्या रीज़न था बेटा? सेकंड रीज़न ये था कि आप चले जाओ अगर 1900 के आसपास ना, तो लास्ट क्लासेस में सीखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, हमने देखा था कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी 1900 के आसपास हुई थी। लिंकेज वगैरह के बारे में टी एच मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो ये सारी स्टडी जो है ना, जो जेनेटिक्स की स्टडी थी ना, वो किसके अराउंड बेस्ड थी बेटा? वो क्रोमोसोम के अराउंड घूम रही थी। तो क्या लिखोगे? एट दैट टाइम स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, स्टडी इन जेनेटिक्स लिख देना, स्टडी इन जेनेटिक्स वाज अराउंड क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के आसपास वो घूम रही थी। ठीक, किसी ने बेटा डीएनए के बारे में उतना खास सोचा ही नहीं। उस टाइम पे सारी स्टडी किसके आसपास घूम रही थी? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आई, जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आई।
ठीक है। फिर ये सारी बेटा चीज़ें चल रही थी, लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया, फिर ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस पर डीएनए पर किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान गया नहीं कि एक्चुअल में डीएनए बना कैसे होता है। ठीक है। फिर थर्ड बात बेटा, थर्ड बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कि एक न्यूक्लियस के अंदर उस टाइम डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। डीएनए से न्यूक्लियस को निकालना, सॉरी, न्यूक्लियस से डीएनए को निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। तो बेटा जब न्यूक्लियस से आप डीएनए को सेपरेट आइसोलेट कर नहीं पाओगे तो आप उसकी प्रॉपर स्टडी करके कैसे देख पाओगे, बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है। तो थर्ड बात क्या थी बेटा? थर्ड बात ये थी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to isolate DNA from nucleus at that time. At that time, उस टाइम बेटा क्या था, न्यूक्लियस से डीएनए को आइसोलेट कर पाना एक क्वाइट डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, बट ठीक है, लोगों ने किया। फिर टाइम चलता गया बेटा, इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में कुछ घटनाएं घटी थी। 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल्स में न्यूक्लिन डिस्कवर कर दिया। फिर स्टडी चलती रही, फिर कुछ अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस बनाई। तो इसी टाइमलाइन के बीच में अराउंड 1950 यानी जब हम लोग आज़ाद हुए थे प्रॉपर तरीके से, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 के अराउंड, उस टाइम पर क्या हुआ बेटा, उस टाइम पर डीएनए के बारे में एक बहुत ही प्रॉपर फाइंडिंग आई थी। ठीक है, लेकिन जिसने वो फाइंडिंग दी थी ना बेटा, उसने उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं किया था। बताया था लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में वो एनालाइज नहीं कर पाया। तो देखो होता क्या है कि कभी कभी जैसे अब आपसे कोई पूछे कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो आप क्या कहोगे? सर ताजमहल बनवाया था सर शाहजहाँ ने। लेकिन एक्चुअल में क्या शाहजहाँ ने वो ताजमहल में कोई ईंटें जोड़ी थी? नहीं जोड़ी थी बेटा। तो ताजमहल को बनाया किसने था? वहाँ के मिस्त्री ने बनाया होगा, ठीक है, और वहाँ के मज़दूरों ने बनाया होगा। तो जो मिस्त्री बना रहा था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन क्या आप जानते थे इसका नाम को? ठीक है, 10% लोग होंगे दुनिया में जो ये जानते होंगे कि ताजमहल को बनाने वाले का नाम क्या था। ठीक है, तो बनाने वाले का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था, लेकिन लोग किस नाम से जानते हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया था? सर शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ऐसा ही है बेटा। तो वैसे ही डीएनए का जो आज स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर असल में किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था बेटा फ्रैंकलिन ने। ठीक है, आपके विल्किंस और फ्रैंकलिन्स दो लोग थे। ठीक है, तो फ्रैंकलिन्स ने क्या किया था बेटा, उसको डिस्कवर किया था, लेकिन उनकी जो एनालिसिस थी वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर नहीं जा पाई। अब उन्होंने जो डिस्कवर किया वो पब्लिश किया, तो उनके पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर को दूसरे साइंटिस्ट ने पढ़ा, उसके बाद उसने एनालाइज़ किया। तो क्या होता है ना, जो थोड़ा सा सुपीरियर माइंड होता है वो ज़्यादा चीज़ें एनालाइज कर ले जाता है। तो वाटसन और क्रिक जो थे ना, वो थोड़ा सुपीरियर माइंड यूज़ कर गए और वो उस चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज कर गए। तो फ्रैंकलिन ने जो दिया उसकी और ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किसने दे दी? वाटसन एंड क्रिक ने। तो दुनिया के सामने क्या, किसको आदमी एक्सेप्ट करेगा? जिसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन है कि जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है? तो सर जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जिसने किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, दुनिया उसको प्रायोरिटी देगी। तो वैसे ही वाटसन और क्रिक को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल गई। लेकिन आप ये भूलिएगा मत बेटा कि जब नोबेल प्राइज़ मिला था इस बात के लिए कि डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया गया है, तो उसमें वाटसन और क्रिक के साथ में एक व्यक्ति और थे, उनको भी नोबेल मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ की खास बात है कि बेटा वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो बीच में क्या हुआ, 1869 और 1953 के बीच में क्या हुआ, अराउंड 1950, हम कब की बात कर रहे हैं बेटा? अराउंड 1950। इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे बेटा, तो हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, रफ करें, इसको करते हैं। व्हाट हैपेंड अराउंड 1950? देखो क्या हुआ था अराउंड 1950। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या दिया बेटा? इन्होंने दिया बेटा एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए। एक्स रे डिफ्रैक्शन
डेटा ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या था सर ये बताते हैं बेटा। सबसे पहले क्या ली गई, एक टेस्ट ट्यूब ली गई। ठीक है, चलिए सर ले ली गई। क्या ली गई बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ली गई। ठीक है, इसमें क्या डाला गया बेटा, इसमें डाला गया डीएनए। क्या डाला गया, डीएनए। फिर यहाँ पर साइड में एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई। क्या लगाई गई बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई। ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पर यहाँ से निकली हुई रेज आके गिरती थी। ठीक है, इस पर क्या किया गया, इस पर किसी सोर्स से एक्स रेज डाली गई। क्या डाली गई बेटा, ठीक, एक्स रेज डाली गई, जो इससे पास होते हुए फोटोग्राफिक फिल्म पर आके ऐसे गिर रही थी। ठीक है, और यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट एन इमेज। यहाँ पर क्या बना रही थी बेटा, एक इमेज बना रही थी। एक्स रेज को डाला गया डीएनए पर, डीएनए से एक्स रेज पास होने के बाद जब यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर आ रहे थे बेटा, तो वो क्या बना रही थी, एक इमेज बना रही थी। वो इमेज कैसी थी, उसी इमेज की ही एनालिसिस है बेटा। ध्यान से सुनेंगे कि फ्रैंकलिन ने क्या ऑब्जर्व करके क्या बोला था, फिर वाटसन एंड क्रिक ने उसको कितना फैला दिया। ठीक है, तो देखो इधर फ्रैंकलिन ने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले। ठीक, कुछ इस तरीके के उनको स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए फोटोग्राफिक प्लेट पर, इस तरीके की कुछ इमेज दिखाई दी। फिर उन्होंने ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया, तो उनको इस तरीके के, देखो बेटा यहाँ पर ऐसे डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऐसे देखो, आपको डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो व्हाट फ्रैंकलिन सेड, फ्रैंकलिन ने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के बीच में ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऐसे बनाता हूँ बेटा मैं इसको, कलर चेंज करके ऐसे करता हूँ। ये जो एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच का जो गैप दिख रहा है ना बेटा, ये क्या था, ये था 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो आप याद रख पाइए वो याद रखिएगा। नैनोमीटर क्या होती है बेटा, एक बड़ी यूनिट है, ऐसे लिखता हूँ मैं, नैनोमीटर इज़ ग्रेटर यूनिट, बड़ी यूनिट होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होती है बेटा, छोटी यूनिट होती है। तो नैनोमीटर से मुझे कहाँ जाना है, नैनोमीटर से मुझे एंगस्ट्रॉम में जाना है, तो मुझे इंटू करना पड़ेगा किससे, 10 से। और अगर मुझे एंगस्ट्रॉम से कहाँ जाना है, नैनोमीटर में जाना है, तो मुझे डिवीज़न करना पड़ेगा किससे, 10 से। ये बातें आप याद रखेंगे सर। ठीक है, तो कहीं पर आपको ये डेटा नैनोमीटर में मिल सकता है, कहीं पर मिल सकता है एंगस्ट्रॉम में। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि नैनोमीटर में से मुझे एंगस्ट्रॉम में जाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम में, अगर एंगस्ट्रॉम से मुझे नैनोमीटर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है सर, तो ये एक बात कह दी कि ये जो दो लाइन्स हैं ना, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है बेटा, ये बीच के डिस्टेंस जो है ना वो कितने हैं, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है सर, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, वो है बेटा 2.0 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, 2 नैनोमीटर है, यानी कितनी एंगस्ट्रॉम बनी बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम बन गई। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि डीएनए क्या होता है बेटा, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इसके दो डॉट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो कितनी है, 0.34 नैनोमीटर है। फिर यहाँ पर इसकी जो बेटा, यहाँ पर इस हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो कितनी है बेटा, वो है 2.0 नैनोमीटर, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये बातें किसने कर दी बेटा, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। लेकिन इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिया। ठीक है, अब इनके इस रिसर्च को जब पब्लिश किया गया किसी जर्नल में, तो उसमें क्या हुआ, फिर वाटसन एंड क्रिक की नज़र पड़ गई उस पर। उन्होंने क्या किया, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, फिर इनकी फाइंडिंग्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके 1953 में डीएनए का एक मॉडल दिया।
उस डीएनए के मॉडल देने से पहले एक छोटी सी घटना और घटी, उसका भी जिक्र मैं करना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे। उसको भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे बी चांसेस ऐसे हैं कि नीट जैसे बड़े एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन आएँ। ठीक है, तो बेटा उसको भी समझना जरूरी है। 1950 के अराउंड ये फाइंडिंग आई किसकी? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की, बराबर है। फिर 1950 के आसपास ही एक व्यक्ति थे, चारगाफ। कौन थे बेटा? चारगाफ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग अलग सेल से क्या प्राप्त किया? डीएनए को आइसोलेट किया, अलग अलग सेल से डीएनए को आइसोलेट किया। फिर उन डीएनए की क्या करी बेटा? केमिकल एनालिसिस करी। क्या करी? केमिकल एनालिसिस करी। उनकी केमिकल एनालिसिस की जो फाइंडिंग थी उसका इस्तेमाल करके वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 के आसपास एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो है डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है ना वो दुनिया के सामने रिवील किया। ठीक है, तो अब चारगाफ सर की क्या फाइंडिंग थी? उनके कुछ रूल्स थे जो उन्होंने बनाए थे, किसके स्ट्रक्चर के लिए बेटा? डीएनए के लिए। वो हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं और प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड तरीके से हम लोग सीखेंगे बेटा। स्किप मत करिएगा। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है बेटा, और पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट करें। तो फिर 1950 के अराउंड चारगाफ की क्या फाइंडिंग्स थी उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका फटाक से। चलो बेटा मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं सर चारगाफ के बारे में। डिस्कवरी ऑफ डीएनए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न आया 1950 के अराउंड, चारगाफ सर ने दिया था। क्या दिया था बेटा उन्होंने? अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे हम लोग, चारगाफ रूल्स। ठीक, बात कब के बेटा? अराउंड 1950। अराउंड 1950 व्हाट हैपेंड? अराउंड 1950 चारगाफ isolated DNA from different cell। ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा? आइसोलेट किया डीएनए को, कहाँ पर? अलग अलग सेल से। ठीक है, आइसोलेट करके क्या किया बेटा? हिडन केमिकल एनालिसिस, हिडन केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा? केमिकल एनालिसिस किया किसकी? डीएनए की। एंड हिज केमिकल एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इनकी जो केमिकल एनालिसिस थी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। किस बात के लिए? डीएनए के प्रॉपर स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए। ठीक है, तो हिज फाइंडिंग्स were very helpful for describing the proper structure of DNA। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। तो इन्होंने क्या दिए? तो ही गेव सम रूल्स। तो उनके पहले रूल्स क्या थे बेटा? फर्स्ट चारगाफ रूल, फर्स्ट चारगाफ रूल। व्हाट वाज द फर्स्ट चारगाफ रूल? चारगाफ का पहला रूल क्या कहता है बेटा? पहला रूल उनका ये कहता है कि डीएनए में क्या पाई जाती है बेटा? डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है, यानी एक प्यूरिन बेस एक पिरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। एक प्यूरिन बेस एक पिरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। ठीक है, एक प्यूरिन बेस एक पिरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। ये उनकी पहली फाइंडिंग थी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in DNA complementary base pairing are present, complementary
base pairings are present as one purine base is attached with one pyrimidine base. ठीक है, कैसे? A is attached with T through two hydrogen bonds, and C is attached with, A stand for adenine and T stand for thymine, C stand for cytosine and G stand for guanine. C is attached with G through 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, पहली बात क्या की कि A हमेशा अटैच होगा किससे? एक डीएनए के अंदर A हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू T से अटैच होगा। C जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच होगा? G से। यहाँ पर A क्या है बेटा? A जो है वो प्यूरिन है, T क्या है बेटा? पिरिमिडीन है। C क्या है बेटा? पिरिमिडीन है। G क्या है बेटा? प्यूरिन है। अब सर आप हमको ज़रा ये बताएं कि ये प्यूरिन वाला प्यूरिन से क्यों नहीं जुड़ जाता, पिरिमिडीन वाला पिरिमिडीन से क्यों नहीं जुड़ जाता? क्या ऐसा रीज़न था? तो बेटा इस डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए ए जो है यानी एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से जुड़ता है। वो कैसे? इधर देखो, ये दोनों डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। एक नाइट्रोजनस बेस बेटा यहाँ पर लगा होगा, एक यहाँ पर लगा होगा, यानी एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। इस साइड में अगर ए है, ए क्या है बेटा? ए जो है वो प्यूरिन है, यानी प्यूरिन है तो सर ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ सर ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो लगा होगा वो पिरिमिडीन होगा और वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये इतनी डिस्टेंस आई। अब यहाँ पर आगे क्या है? चलो मान लिया यहाँ पर ए था, यहाँ पर टी था, यहाँ पर अगर सी है, यहाँ पर जी है, तब क्या होगा? यहाँ पर सी जो है सर वो सिंगल रिंग वाला है, लेकिन जी जो है वो सर डबल रिंग वाला है। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? स्ट्रक्चर दोनों के बीच का, जो दोनों स्ट्रैंड के बीच का डिफरेंस है ना, वो मेंटेन है। ऊपर भी वैसे था, नीचे भी वैसे है। अगर यहाँ पर फिर से क्या आ जाता? जी एंड सी आ जाता। तो इस साइड में जी है तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जी है तो, इधर सी है तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। देखो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो डिस्टेंस है वो एकदम क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब बेटा एकदम फिक्स है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ना बेटा फिक्स है। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होता? इधर देखो, अगर एक एडेनिन और एडेनिन को एक प्यूरिन और प्यूरिन को जोड़ता तब क्या होता? पिरिमिडीन और पिरिमिडीन को जोड़ता तब क्या होता? ठीक है, चलो यहाँ पर एक चेन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप खुद ही डिसाइड कर दीजिएगा कि स्टेबिलिटी कहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन है। एडेनिन है सर तो कितने रिंग होंगे बेटा? 2 रिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड था जिसमें क्या था? एडेनिन था। ठीक है, तो ये 2 रिंग हो गई। ठीक है सर, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ग्वानिन है। अगर मैं इसको ग्वानिन से जोड़ता तो यहाँ पर ये 2 रिंग है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आता। चलो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया, मान लो ऐसा होता होता नहीं है, लेकिन मान लो अगर ऐसा होता तो क्या होता? प्यूरिन से जुड़ता तब क्या होता? प्यूरिन में तो सर सिंगल स्ट्रक्चर सॉरी यार सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी क्या है बेटा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ के इंटरेक्शन में अब देख क्या होगा, ये डीएनए अंदर की तरफ गया, फिर मान लो आगे जाके फिर से प्यूरिन की बॉन्डिंग होती तो फिर से यह थोड़ा सा चौड़ा होता, ऐसे डबल स्ट्रक्चर क्रिएट होते। अब बताओ, यहाँ पर सिंगल था, अंदर आ गया, डबल है फिर फैल गया, फिर डबल होता फिर फैल जाता, सिंगल आता फिर ऐसा हो जाता। तो क्या यहाँ पर डिस्टेंस यूनिफॉर्म है? ये ऐसे कर रहा है, ये यूनिफॉर्मिटी है बेटा? नहीं है। तो ये क्या है बेटा? ये स्टेबल डीएनए स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए क्या होता है, एक प्यूरिन बेस जो है वो हमेशा किससे जुड़ता है बेटा? एक पिरिमिडीन से जुड़ता है। ठीक है, ये बात किसने कही? ये बात कही चारगाफ के फर्स्ट रूल ने।
हमने इतना समझ लिया बेटा, हमने इतना समझ लिया। अब क्या करते हैं बेटा, अब चलते हैं हम इसके दूसरे रूल पर। दूसरा रूल इनका क्या कहता है, ठीक है, आइए बात करते हैं। दूसरे रूल में इन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने कहा कि जब पूरे डीएनए के अंदर ए जो है वो केवल और केवल टी से ही जुड़ा होगा, तो अगर ए की संख्या 100 है तो टी की भी संख्या कितनी होगी, 100 ही होगी। तो नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिन। और अगर एक डीएनए के अंदर 100 साइटोसिन है तो साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होगा, ग्वानिन से जुड़ा होगा। तो साइटोसिन के नंबर हमेशा किसके बराबर होंगे सर, ग्वानिन के बराबर होंगे, ठीक है। तो सिंपल बात है। पहली बात तो इन्होंने यही कह दी कि ए जो है वो टी से जुड़ा होगा, सी जो है वो जी से जुड़ा होगा। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं। अगर एक डीएनए के अंदर मेरे पास 1000 ए हैं यानी एडेनिन है, तो हमें ये पता है ना कि एडेनिन किससे जुड़ा होगा बेटा, एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से। तो थाइमिन के नंबर भी, अगर एडेनिन के नंबर 1000 हैं तो थाइमिन भी उसको जोड़ने के लिए 1000 होंगे, तो 1000 थाइमिन भी हो गए। अगर साइटोसिन के नंबर 2000 हैं तो ग्वानिन के भी नंबर कितने होंगे बेटा, 2000 होंगे, क्योंकि सी हमेशा यानी साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही जुड़ना है। तो दूसरा रूल इनका ये कहता है कि नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिन एंड नंबर ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्वानिन, ठीक है। ये बातें हमको याद रखनी है बेटा। तो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड चारगाफ रूल, सेकंड चारगाफ रूल, ठीक। सेकंड चारगाफ रूल क्या कहता है बेटा, सेकंड चारगाफ रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन एंड नंबर ऑफ साइटोसिन is always equal to number of ग्वानिन। आसान है बेटा, बहुत आसान है। पहले ने ये कह दिया कि ए हमेशा जुड़ेगा टी से, सी हमेशा जुड़ेगा किससे, जी से, ठीक है। तो जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, ठीक है, जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे, बराबर बात है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इन दो बातों से बेटा कुछ सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। क्या सवाल बन सकते हैं सर, ठीक है। देखो हमें क्या याद रखना है बेटा, हमें जो याद रखना है वो हमें याद रखना है कि हमारे पास डीएनए जो होता है वो कैसे होता है बेटा, डबल स्टैंड में होता है। और डीएनए में क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के नंबर हमेशा बराबर होते हैं किसके, नाइट्रोजनस बेसेस के। अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसके पास भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड है तो इसके पास भी क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ पॉइंटेड होते हैं। ये बात किसने कही थी, वाटसन एंड क्रिक ने कही थी, ये देखेंगे बाद में। चारगाफ के ये दो रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग कुछ अभी न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगा सकते हैं। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। इन दोनों रूल्स पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए इसका। चलो इसको बेटा मैं रफ करता हूँ। अभी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम डीएनए की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। आप लोग प्लीज़ साथ बने रहिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चेक करेंगे, डीएनए की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक। बेटा पेशेंस रख, बहुत ही अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उम्मीद है पसंद भी आ रहा होगा। देखो हमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि A इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ T, C इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ G। ये बेटा बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल का निशान है, ठीक है, इक्वल टू का। A के नंबर T के बराबर होंगे, C के नंबर G के बराबर होंगे। ये बात किसने कह दी है, ये बात कह दी है किसने, चारगाफ सर ने, ठीक है सर। अब यहाँ पर एक बात मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अगर A के नंबर देखोगे और T के नंबर देखोगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखता हूँ मैं किसके नंबर बेटा, यहाँ पर नंबर देखता हूँ मैं G एंड C के, ठीक है। ग्वानिन के नंबर थाइमिन के बराबर होंगे, ग्वानिन के नंबर किसके बराबर होंगे बेटा, साइटोसिन के बराबर होंगे। तो इनका जो रेशियो आएगा ना वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज 1। इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। बात को ध्यान सुन, एडेनिन जितने होंगे उतने थाइमिन होंगे। तो जितने एडेनिन है, अगर 10 एडेनिन है 10 थाइमिन है, तो यहाँ पर 10/10 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा,
यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ग्वानिन कितने होंगे, ग्वानिन के नंबर अगर आप जोड़ दोगे कितने आ जाएंगे बेटा, ग्वानिन के नंबर अगर यहाँ पर 10 हैं तो साइटोसिन के भी नंबर कितने होंगे 10, इसका भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर मैथमेटिक्स मत डाल, यहाँ पर ये समझ कि एडनिन और थायमिन के नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे, ग्वानोसिन और साइटोसिन के नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग बेस पेयर में। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल रेशियो है। अब हम चलते हैं बेटा बेस पेयर रेशियो में। ए किसके साथ पेयर करता है सर, ए पेयर करता है टी के साथ में, और सी पेयर करता है किसके साथ में, जी के साथ में। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ए और टी बॉन्ड की संख्या अगर मान लो 100 है, ठीक है, सी और जी बॉन्ड की संख्या बेटा कितनी है, 500 है। कितनी है, 500 है। एक मेरे पास डीएनए है, ऐसा मेरे पास डीएनए है, इसमें ए और टी का जो रेशियो है वो कितना है, 100 है। ठीक है, और सी एंड जी का रेशियो कितना है बेटा, वो 500 है। ठीक है, तो मेरे पास मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास मुझे रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा मुझे 1:5 का, 1/5 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 0.02 आएगा, सॉरी 0.2 आएगा बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। ठीक है, यानी सी एंड जी वाले बॉन्ड के नंबर ज़्यादा हैं, इसके नंबर कम है, तो यहाँ पर ये जो रेशियो आया है ना, ये 1:5 आया है। चलो ऐसे लिखता हूँ बेटा मैं, ये 1:5 आया है ना, ये क्या है बेटा, ये कहलाता है आपका बेस रेशियो, बेस पेयर रेशियो कह दो। क्या है बेटा, बेस पेयर रेशियो। ध्यान से सुनेंगे, ए और टी के बॉन्ड को ऊपर रख दिया, सी एंड जी के बॉन्ड को नीचे रख दिया। ए एंड टी ऊपर है, सी एंड जी नीचे है, इन दोनों बॉन्ड्स के नंबर, जैसे एक डीएनए है, इस डीएनए में ए और टी के बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 100 है, सी एंड जी के कितने हैं, 500 है, तो 100/500 लिख दिया। इनका जो रेशियो आया वो 1/5 यानी 1:5 जो आया है बेटा, ये किसका रेशियो है, इसको आप कहते हो बेस पेयर रेशियो। क्या कहते हैं बेटा इसको, बेस पेयर रेशियो कहते हो। अब सर ये बेस पेयर रेशियो क्या कर सकता है बेटा, ये जो बेस पेयर रेशियो है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, फॉर चेकिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिस बेस पेयर रेशियो। ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दिस बेस पेयर रेशियो, दिस बेस पेयर रेशियो, दिस बेस पेयर रेशियो इज used for checking of stability of DNA, stability of DNA। ठीक है, ये बेस पेयर जो है ना, ये बेस पेयर का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं बेटा, चेक करने के लिए करते हैं। किसको चेक करने के लिए करते हैं, डीएनए की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं सर वो देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे पास दो अलग अलग डीएनए हैं, मेरे पास क्या है बेटा, दो अलग अलग डीएनए हैं। एक डीएनए को कह दिया ये एक्स सेल का डीएनए है, एक्स सेल का क्या है, डीएनए है। एक डीएनए और लिया बेटा, वो किसका है, वो वाई सेल का डीएनए है। किसका डीएनए बेटा, वाई सेल का डीएनए है। हाँ सर ठीक है, एक्स सेल के डीएनए में भी कितने बेस पेयर हैं सर, 100 बेस पेयर है। ठीक है, इसमें भी कितने बेस पेयर हैं बेटा, 100 बेस पेयर हैं। ठीक है, इसमें जो है हम देखते हैं ए एंड टी एंड सी एंड जी का रेशियो। ठीक है, बेस पेयर रेशियो हमने देखा, तो ए एंड टी बॉन्ड्स की संख्या जो है बेटा, वो संख्या जो है, वो संख्या क्या है, वो संख्या है मान लो 30, या फिर मान लो 100 में से 30 ये वाले हैं, 70 ये वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। अब दूसरा वाला मैंने देखा, दूसरे वाले में मैंने देखा कि ए एंड टी बॉन्ड्स के नंबर कितने हैं बेटा, 10 है। इन बॉन्ड्स के नंबर कितने हैं बेटा, इन बॉन्ड्स के नंबर 90 है। अब आप बताओ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी बेटा, लेस देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसमें ए एंड टी के नंबर में 90 कर देता हूँ, सी एंड जी के नंबर में कितने कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ।
ठीक है, अब चेक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लेस देन क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये ऊपर वाले से क्या है, बड़ा है। तो इसको जब ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे ना, ठीक, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो नंबर आएगा ना वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा के तब यहाँ पर कुछ बढ़ा के तब हम करेंगे। ठीक है, तो ये 1 से क्या होगा, पॉइंट लग गया तो क्या आ गया बेटा, 1 से छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर छोटा है, ये नंबर क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी बेटा, वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों डीएनए में से कौन सा डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब मैं आपसे पूछूं कि डीएनए कौन स्टेबल होगा। एक डीएनए ऐसा है जिसमें सी जो है जी के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक डीएनए ऐसा है जिसमें ए जो है वो डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा हुआ है, टी से। अब बताओ किसको तोड़ना आसान है। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो ये वाला क्या है बेटा, ये वाला तोड़ना आसान है ना। जिसको तोड़ना आसान है वो क्या है बेटा, वो लेस स्टेबल है। ठीक, वो क्या है, लेस स्टेबल है। तोड़ना आसान है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये मोर स्टेबल है। क्योंकि तोड़ना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। ये क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। तो जिसमें नंबर ऑफ सी एंड जी बॉन्ड ज़्यादा होंगे, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सी एंड जी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना क्या होगा, स्टेबल होगा वो। ठीक, तो नंबर ऑफ सी एंड जी बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो सी एंड जी के बॉन्ड नंबर ज़्यादा किस में है, ज़्यादा सर इसमें है। तो ये वाला क्या होगा बेटा, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, इसमें सी एंड जी के बॉन्ड के नंबर कम है किसके अपेक्षा, ए एंड टी के अपेक्षा। तो ये वाला क्या है बेटा, ये वाला लेस स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रेशियो आया था, ये जो भी वैल्यू आई थी, ये क्या था बेटा, ये आपका आया होगा बेस पेयर रेशियो। अगर इसको आप देखो, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अगर 10 से काटेंगे तो 10 तियाँ 30, 10 सत्ते 70। ठीक, 3:7 आया। तो ये जो रेशियो आया है ना बेटा, ये क्या है बेटा, बेस पेयर रेशियो है। ठीक है, इस बेस पेयर रेशियो में नीचे का नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने के बाद, वो वैल्यू क्या होगी, वो 1 से क्या होगी बेटा, छोटी होगी। तो अगर 1 से बेस पेयर की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो वो क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 9/1, 10 1 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, 9/1 आया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको जब काटेंगे ना, वैल्यू यहाँ पर 9 आएगी। ठीक है, 9 क्या है बेटा, 1 से बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है इसकी, जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है यानी ए और टी बॉन्ड की संख्या क्या है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, रेशियो अगर बेस पेयर का रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो क्या है बेटा, वो लेस स्टेबल है। ठीक है सर, यहाँ से हमने एक बात सीख ली है। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर सर। चलो, इसका स्क्रीनशॉट बेटा आपने ले रखा होगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर पूरी बात का एक कंक्लूजन लिखता हूँ। बेटा क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को थोड़ी देर में इसकी एक क्लास का वीडियो मैं और अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-4 घंटे में आ जाएगा वो, कल मॉर्निंग तक आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 4 का आप रूल सीख रहे हैं। बेटा देख, एक एक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको बेस पेयर दे दिया, फिर उसका कह दिया कि बेस पेयर का रेशियो ये है, कौन सा डीएनए स्टेबल, वो तो आराम से बता सकते हो आप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में देखेंगे, टाइम निकलता है लिख देंगे। आप ये समझो, इस कॉन्सेप्ट से मैंने क्या सीखा, इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये सीखा है कि अगर बेस पेयर रेशियो क्या है बेटा, इज ग्रेटर देन 1। क्या है बेटा, अगर ग्रेटर देन 1 है देन डीएनए क्या है बेटा, डीएनए लेस स्टेबल है। ठीक है, अगर बेस पेयर रेशियो, यहाँ पर देख, बेस पेयर रेशियो क्या है, 1 से कम है। बेस पेयर रेशियो, इफ बेस पेयर रेशियो इज लेस देन 1 देन डीएनए क्या है बेटा, मोर स्टेबल है। ठीक, अब मैं 3 लिख रहा हूँ, कितने लिख रहा हूँ बेटा, 3। एक लिख रहा हूँ ए, बी एंड सी। यहाँ लिखा बेटा मैंने आर्की बैक्टीरिया। क्या लिखा बेटा मैंने, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का बेस पेयर रेशियो 0.7 होता है। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पर बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया कोई भी, उसका जो बेस पेयर रेशियो है ना वो क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है जो मैंने लिखा है, ये बेटा बेस पेयर रेशियो है। ठीक है, ह्यूमंस का जो बेस पेयर रेशियो है
ह्यूमंस का जो बेस पेयर रेशियो है वो क्या है बेटा 1.5 है। अब सवाल मेरा ये है कि इन सब में, इन तीनों में आर्की बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस का ये बेस पेयर रेशियो है 0.7, 1 एंड 0.5। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इन सबको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा सबसे बाद में आना चाहिए, सबसे कम स्टेबल जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो आप इनको इस बढ़ती हुई डीएनए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए फटाक से। डीएनए स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए फटाक से, तुरंत। ठीक है, करिए, आप अपनी कॉपी में करिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपने सर कॉन्सेप्ट सीख लिया है, नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा फिर से देखने की जरूरत है, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर और आराम से देख। ठीक है, देखो इधर होगा क्या, मैं क्या कह रहा हूँ कि बेस पेयर रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो लेस स्टेबल है। तो 1 से ज़्यादा किसका है बेटा, 1 से ज़्यादा इसका है और एक तो इसका ही है। तो जिसका 1 से जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी वो लेस स्टेबल होगा। तो ह्यूमन का डीएनए क्या है, ह्यूमन डीएनए सबसे कम स्टेबल है। इनसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, इनसे ज़्यादा स्टेबल जिसका 1.5 से थोड़ा कम होगा, किसका है बेटा, 1 है, किसका, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या है, इनसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इन सबसे ज़्यादा स्टेबल डीएनए किसका होगा, जिसका बेस पेयर रेशियो 1 से कम होगा। तो बेस पेयर रेशियो 1 से कम किसका है, आर्की बैक्टीरिया का। ठीक है, किसका है बेटा, वो आर्की बैक्टीरिया का है। ठीक, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा किसके बारे में बेटा, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो नीट के बच्चे ध्यान दें कि वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ना बेटा, वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में वो कैसे रह सकते हैं बेटा, कैसे इसलिए रख सकते हैं क्योंकि उनका जो डीएनए है ना वो डीनेचर्ड नहीं होता। ठीक है, डीएनए डीनेचर्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे होता है सर, स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उनका जो बेस पेयर रेशियो है, यानी उसमें नंबर ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो उसको क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। और सी और जी के जो बेस पेयर है ना, उनके नंबर्स क्या हैं, उनके डीएनए में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे कि ह्यूमन डीएनए लेस स्टेबल है क्योंकि इसका 1 से जितना ज़्यादा बेस पेयर रेशियो होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। तो 1 से सबसे ज़्यादा इसका बेस पेयर रेशियो है तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। बेस पेयर रेशियो इसका थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल। और जिसका 1 से जितना कम होगा ना वो उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल। तो आर्की बैक्टीरिया स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, अप्रॉक्सीमेट वी हैव क्रॉस्ड 50 मिनट्स। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं क्योंकि वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे ना तभी अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 मिनट उसमें भी जाने हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होती है थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं इसका थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, मैं बहुत ही जल्द इसका एक वीडियो जो है आपको अवेलेबल कराता हूँ आज की ही डेट में। ठीक है, आप ये क्लास देख रहे होंगे अभी 8 बजे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत ही 1 घंटे 2 घंटे में हम लोग फिर से एक वीडियो डाल देते हैं आपके लिए। कौन सा, डीएनए के मॉडल का। कौन से मॉडल का, वाटसन एंड क्रिक मॉडल का, जहाँ पर वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रपोज किया गया मॉडल। देखो वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, फ्रैंकलिन के कॉन्सेप्ट जो उसने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा था उसका इस्तेमाल करके, चारगाफ सर के इस डेटा का इस्तेमाल करके बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसने क्या किया, एक मॉडल प्रपोज कर दिया दुनिया के सामने कि देखो भाई साहब डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, काम किया किसी और ने, उस सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके रिप्रेजेंट कर दिया, मिक्स करके, किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो आलू लाया कोई और, चावल लाया कोई और, लेकिन तहरी और खिचड़ी बना के पेश कर दिया किसने, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो वो क्या तहरी थी, क्या खिचड़ी बना के पेश की, उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।